ऑपरेशन राइजिंग लायन आखिर क्या है? क्यों इजराइल ने ईरान पे हमले किए हैं? क्या इससे ईरान हासिल करना चाहता है और क्यों ये अटैक्स अभी तक के सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक हैं? समझेंगे इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर और ऑपरेशन का नाम दिया है राइजिंग लायन। यानी उन्होंने ये पूरी कोशिश करने की तैयारी कर रखी है कि इजराइल के जितने इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह कर देंगे वो। और आखिरकार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स इतनी खतरनाक क्यों है उनके लिए? क्योंकि ईरान खुले तौर पर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर साइट से सऊदी अरबिया को भी दिक्कत है और अमेरिका को भी दिक्कत है। इससे पहले लगातार इजराइल के खिलाफ जो भी आतंकवादी ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप्स हुआ करते हैं दुनिया भर में, उन सबको ईरान ने सपोर्ट किया है। जो मिलिटेंट ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्ला या हुतीज की हम बात करें, ये वो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान की मिलिट्री के सहारे ही वो कैपेसिटी मिलती है जिसके तहत वो इजराइल के ऊपर हमले कर पाते हैं। इसीलिए इन हमलों की वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान पहले झेलना पड़ा और इस बार इजराइल पूरी तरह तैयार था ईरान के अंदर घुसकर अटैक करने के लिए। और उन्होंने टारगेट किया है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को, जो साइट्स यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताती है कि कहाँ कहाँ पर अटैक हुए हैं। जैसे इजराइल ने जो खुल के बात बोली कि वो अटैक करेंगे और उन्होंने किया, उन शहरों के नाम है नतान्स, इस्फहान जैसे इलाके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैप आप देख रहे हैं ईरान का, इसमें कई लोकेशंस हैं जहां पर उनकी कई सारी यूरेनियम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उनमें सबसे पॉपुलर कोई था तो वो नतान्स का नाम था। नतान्स वो लोकेशन है जहां पर एनरिचमेंट फैसिलिटी थी ईरान की, अभी भी है। एनरिचमेंट फैसिलिटी मतलब देखिए, यूरेनियम जब आप लाते हैं, यूरेनियम से आप बिजली भी बनाते हैं, यूरेनियम से आप बम भी बनाते हैं, और दोनों कामों के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी को एनरिच करना होता है। और एनरिचमेंट आप कितना करेंगे उस पर निर्भर करता है कि आपका कितना ग्रेड का यूरेनियम है, इसका फिर प्लूटोनियम में बदलते हैं। तो अगर आप एक बिजली बनाना चाहते हो तो आमतौर पर यूरेनियम लाओगे, उसको 2 से लेकर 10% तक एनरिच करोगे और उतना ही काफ़ी है। 2% से कम में भी हो सकता है, कभी काम चल जाए। इतने ही एनरिचमेंट से आप बिजली बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बम बनाना है तो आप 70 से लेकर 90% तक उसको एनरिच करते हो। और कुछ ऐसा ही पाया गया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, जहां ये पता लगा कि वो यूरेनियम से पावर बनाने की बजाय बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद उनके खिलाफ खुला अटैक स्टार्ट होता है और इजराइल घुसकर ईरान के अलग अलग शहरों पर अटैक करता है। जो अटैक्स इस बार हुए हैं उनमें जिन इलाकों को सबसे इंपॉर्टेंटली टारगेट किया गया, जो उनकी सबसे प्रमुख साइट थी, जैसे नतान्स, ये वो जगह थी जहां उनकी इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट फैसिलिटी थी। और ईरान ने पूरी कोशिश की थी इन इलाकों को डिफेंड करने की, लेकिन उनकी मिलिट्री फेलियर कहें या इजराइल की कैपेसिटी कहें कि वो तेहरान, उनकी राजधानी में अटैक करते हैं, उनके एक जनरल को मार गिराते हैं, कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार देते हैं और नतान्स जैसी लोकेशन पर खुलेआम फायरिंग और अटैक्स करते हैं। इसका मतलब शायद अब जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। शायद वो इस स्थिति में नहीं है कि अब रिटेलिएट कर पाएँ, या फिर शायद उनको एक डिटेल लॉस हो चुका है। अभी तक इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ईरान ने कहा है कि आप याद रखिए कि हमने जंग की शुरुआत नहीं की तो हम भी बदला ज़रूर लेंगे। अब देखिए इस तरह से नतान्स के इलाकों में प्रिसिशन स्ट्राइक्स की गई हैं, बिल्कुल एंटर करके तबाह कर दिया गया उन इलाकों को। वो दिखाता है कितनी कैपेसिटी है ईरान के सेल्फ डिफेंस की और कितनी कैपेसिटी है इजराइल के मोसाद की, जिसने ये अटैक्स हैंडल किए हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, हमेशा कहा जाता है कि इस इलाके में आप जब भी बात करें ना, इजराइल को जब भी आप देखें तो इजराइल के सपोर्ट में हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। तो इस बार और इससे पहले भी ईरान ने बार बार कहा है कि अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ तो वो समझेंगे कि ये अटैक अमेरिका ने करवाया है, अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेंट है। तो उस बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया, भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इजराइल ये खुद अपने आप से कर रहा है। क्योंकि अमेरिका इस वॉर का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। ये वॉर असल में इजराइल और ईरान के बीच की है और अमेरिका बाहर खड़े होकर बस देखते रहना चाहता है। इसलिए हालांकि पहले ईरान ने बोला था कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ मतलब इजराइल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के थ्रू हो चाहे किसी और तरीके से हो, तो हम इसको अपने पार्टिसिपेंट मानेंगे। लेकिन अब की बार इजराइल के अटैक के बाद अमेरिका ने अपने हाथ पहले खींच लिया, कहा हम इसके पार्टिसिपेंट नहीं हैं। तो ये विशुद्ध रूप से अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, ये इजराइल ईरान की जंग है। इस बात को उन्होंने क्लियर किया है। इस क्लैरिटी के बाद आखिर क्या वजह थी इस अटैक की? इसकी वजह ये थी, देखिए अगर आप मैप पे देखें ना तो आपको दिखेगा क्या कहानी है असल में। ये देखिए मैप है, यहाँ आपको इजराइल दिख रहा होगा, ये इजराइल है। अब इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान एक देश है। इस देश में ऑलरेडी एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो ऑपरेट करता है ईरान के सपोर्ट से, और ये इजराइल के ठीक ऊपर से इजराइल के ऊपर बार बार बमबारियां करता है, जिनसे इजराइल को लड़ना पड़ता है। यहाँ पर है हमास, जो कि
गजा में एक्टिव है, और गजा में हमास को भी सपोर्ट करने में सबसे आगे कोई है तो वो ईरान है। नीचे यमन में हूती रिबल्स हैं। ये भी असल में एक ऐसे मिलिटेंट ग्रुप है जो खुल के टारगेट करते हैं इसराइल को, और इनको भी हथियार ईरान ही सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। बाकी सीरिया और इराक में कई ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं छोटे मोटे जिनको ईरान हथियार या ड्रोन्स मुहैया कराता है, जिनकी मदद से इसराइल के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो इसराइल का खुला दुश्मन ईरान है, और ईरान अगर डायरेक्टली अटैक नहीं भी करता है तो भी इसराइल पे जो भी मिलिटेंट अटैक होते हैं या हमले होते हैं उन सब के पीछे ईरान के वेपन्स और ईरान का एक्टिव सपोर्ट रहता है। खासतौर पे ईरान की एक आर्मी का विंग है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो खुल के इन चीज़ों को पूरा करता है। और उसके अंदर कुछ फोर्सेज होती हैं जो ओवरसीज ऑपरेशन करती हैं और जो इन ऑपरेशंस को लेके सबसे एक्टिव रहती हैं। कुछ फोर्सेज के थ्रू ही अटैक्स कराए जाते हैं। वो या तो कोऑर्डिनेट करती हैं या पैसा देती है या हथियार देती है। तो इसीलिए इसराइल हमेशा ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और उनको हराना उनका प्रमुख उद्देश्य है। अब क्योंकि ईरान की दुश्मनी सऊदी अरेबिया के साथ भी है, तो सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट करने के बजाय या ईरान को सपोर्ट करने के बजाय चुप रहता है, क्योंकि इसराइल के साथ एक प्रॉपर जो विवाद सऊदी अरेबिया का वो भी फिलिस्तीन को लेकर है, लेकिन उनकी लड़ाई ईरान के साथ नहीं है। ईरान को लेकर वो काफ़ी सावधान रहते हैं, कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले तो इसराइल को तो उड़ाए ही उड़ाए, कहीं लगे हाथ हमें भी ना लपेट ले। इसलिए सऊदी अरब भी चुप रहता है और वो भी कहता है कि हम ईरान के सपोर्ट में नहीं है। खुलेआम तो कुछ कहता ही नहीं है। अगर आप मैप पे भी देखें तो ये ईरान है, यहाँ ईरान में मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है, इराक में भी अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, सीरिया में भी एक मेजॉरिटी तो नहीं पर फिर भी शिया पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है, और लेबनान में भी 30% के आसपास शिया पॉपुलेशन है, जहाँ पर हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है वो काफ़ी कुछ कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ से यहाँ तक ईरान के पास एक कैपेसिटी है कि वो पीछे पीछे आगे सीधा इसराइल के ऊपर हमले कर सकता है, और वो करता रहता है। और यहाँ यमन में भी उनकी कैपेसिटी है। तो असल में ईरान के पास HHH है, हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस, तीनों की मदद से वो लगातार इसराइल पे हमले करते रहता है। तो इस बार इसराइल ने सोचा कि भाई ये वैसे ही इतने हमले करते हैं, अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट हो गया इनका तो ये हमें कहीं का छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इनको तबाह करेंगे, और उन्होंने इस बार टारगेट किया इनकी कैपिटल को, इनकी मिलिट्री को, और इनके कैपिटल के होटल में एंटर करके इस तरह से बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक करी है, जहां 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, 200 जेट गए जिन्होंने अटैक किया, इनके मिलिट्री ब्रास को अटैक किया गया, जिसमें IRGC के चीफ हसन सलामी को मार गिराया गया। अब हसन सलामी IRGC के चीफ, IRGC क्या है, इनके अंदर एक सुप्रीम लीडर होते हैं खोमेनी, अयतुल्लाह खोमेनी, उसके अंदर फिर इनका जनरल स्टाफ है, जहाँ पर अर्तिश इनकी नॉर्मल मिलिट्री है जैसे मिलिट्री होती है, फिर एक IRGC है। IRGC का अपना काम है, उसके अंदर खुद फोर्सेस है जो मेन रूप से जो भी ओवरसीज की लड़ाई होती है, यानी हिजबुल्लाह, हमास, इनको सपोर्ट करना है, इसराइल पे प्रॉक्सी वॉर करनी है, मतलब बैकग्राउंड में रह के हमले करने, वो उन सबको देखने का काम IRGC का है। तो खुलेआम तरीके से IRGC अटैक्स करती है। तो इस बार इसराइल ने कहा कि भाई अब की बार हम बदला लेंगे, और इसराइल ने बोला है कि वो स्ट्राइक्स के थ्रू न सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना चाहता है, ये इंश्योर करना चाहता है कि आगे ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके, जिससे कि इसराइल को खतरा ना हो। प्लस ईरान के ऊपर हमला करके इसराइल ये भी हासिल करना चाहता है कि हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास तीनों के ही हथियारों का सप्लाई सपोर्ट बंद हो जाए, इस रीजन में इसराइल का दबदबा स्थापित हो जाए और ईरान बिल्कुल ही दरकिनार हो जाए, बिल्कुल साइड लाइन हो जाए। क्योंकि ईरान के जाने का मतलब है जितने भी मिलिटेंट विंग अभी इसराइल के खिलाफ एक्टिव हैं, चाहे लेबनान में हो, चाहे यमन में हो, चाहे आपके गजा में हो, उन सब को सपोर्ट खुलेआम तौर पे कोई कर सकता है मिलिटरीली तो वो ईरान ही है। सऊदी अरेबिया भी कुछ को सपोर्ट करता है पर वो पैसे से सपोर्ट करता है। हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये सारी की सारी कैपेसिटी उनको ईरान से ही प्रोवाइड की जाती है। तो अगर ईरान में न्यूक्लियर वेपन बन जाते हैं तो इसराइल को ये डर है कि उन मिलिटेंट ग्रुप्स के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो शायद वो इसराइल को तबाह कर देंगे, और इसीलिए खुलकर ये हमले किए गए हैं। तो ये सीधा क्लियर उन्होंने बोला है कि वो हमला कर रहे हैं। और एक बात जो उन्होंने क्लियरली बोली कि अभी ऑपरेशन जो राइजिंग लाइन है ये अभी खत्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है इस रीजन को, क्या यहाँ पर होता है। जैसे कुछ और घटनाएं सामने आती हैं हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तो बात यही कि इनकी सबसे बड़ी IRGC की विंग के जो लीडर है उनकी मौत हो चुकी है, 6 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की मौत हो चुकी है, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हो चुका है, बहुत भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अब भविष्य बताएगा क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।